नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत ने बांग्लादेश को दिया झटका। प्रोसेस्ड फूड समेत कई वस्तुओं के भूमि मार्ग से आयात पर लगाई रोक। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुवाहाटी के एक कार्यक्रम में कहा कि आगामी 29 मई से 12 जून तक राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का हो रहा है आयोजन। वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञ कृषि विभाग की होगी किसानों के खेतों तक पहुंच। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कृषक कल्याण मिशन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कृषक कल्याण मिशन पर लगाई सैद्धांतिक मोहर। राज्य भर में किसानों के लिए समन्वित विकास सुनिश्चित करना है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने बांग्लादेश से भारतीय बंदरगाह आने वाली कुछ वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले सामान पर लागू नहीं होंगे। बांग्लादेश से किसी भी प्रकार के रेडीमेड कपड़ों का आयात भूमि पत्तन के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। हालांकि यह सामान नहावा, शेवा और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों से होकर आयात किया जा सकेगा। इसके अलावा फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेट पेय, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कपास और सूती धागे के अपशिष्ट, प्लास्टिक और पीवीसी से तैयार सामान तथा लकड़ी से बने फर्नीचर के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। इन वस्तुओं को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के किसी भी भू सीमा शुल्क केंद्र अथवा एकीकृत जांच चौकी से होकर तथा पश्चिमी बंगाल के चंगरा बांध और फुलबारी जांच चौकी से होकर आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए प्रतिबंध बांग्लादेश से मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और पत्थर के आयात पर लागू नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गुवाहाटी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम में सहभागिता कर 55,000 परिवारों को PMAYG के लाभान्वितों को चाबियां सौंपी। इस अवसर पर चौहान ने चालू वित्त वर्ष के लिए PMAYG के तहत 3.76 लाख और घरों को मंजूरी देने की घोषणा की। इनोवेशन का फंड इन बहनों को मजबूती देने के लिए उस फंड से भी हम इनोवेशन के लिए आसाम को 2018 के आवास प्लस की सूची में जो पात्र हितग्राही मतलब जिन भाइयों और बहनों को मकान मिलना चाहिए उनकी संख्या है 3,76,000। अगर ये 3,76,000 मकान और स्वीकृत हो जाए तो जितने भी पात्र हितग्राही है 2018 की आवास प्लस की सूची के सबको मकान मिल जाएंगे। 3,76,000 मकान तत्काल प्रभाव से असम के बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन, अब वो भी तो दिनों रात मेहनत करते हैं खेत में, दुनिया का पेट भरते हैं। और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों को भी मकान दिए जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि असम अद्भुत है। जब भी यहाँ आता हूँ मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। यहाँ की चाय सुबह में ताजगी भर देती है। जब भी असम आता हूँ मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है और उसके 2 कारण हैं। एक, आसाम अद्भुत प्रदेश है। देश की सुबह में ताजगी अगर कोई भरती है तो वो असम की चाय ही भरती है। हम तो दिल्ली में उठते ही असम का ही नाम लेते हैं दादा। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद, यहाँ की भली भोली और मेहनती जनता, और यहाँ आसाम को विकसित भारत के लिए विकसित आसाम बनाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि असम में 50,000 लखपति दीदी बन चुकी हैं और अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाएं जुड़ी हैं उन्हें भी लखपति दीदी बनाया जाएगा। 50,000 दीदियां असम में लखपति दीदी बन गई, लखपति दीदी। और ये हमारा संकल्प है। कोई बहन अब गरीब नहीं रहेगी। बहनें क्यों गरीब रहे? उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे? वो क्यों हाथ फैलाए?
वो क्यों पैसों के लिए मोहताज रहे? वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो 33 लाख आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें काम करती हैं, आने वाले समय में वो भी लखपति दीदी बनाई जाएंगी। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लैब और खेत को जोड़ने की जरूरत है। आगामी 29 मई से 12 जून 2025 तक राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग का पूरा अमला किसानों के बीच उनके खेतों तक पहुंचेगा। हम वैज्ञानिकों की 56 टीम बना रहे हैं। इस जिले में लगभग 2 टीम जाएगी किसानों के बीच में, और जो पॉइंट कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे आप तय करेंगे वहां वो जाएंगे। असम के एग्रीकल्चर विभाग का अमला भी साथ होगा और हमारे प्रगतिशील किसान साथ होंगे और किसानों के साथ बैठकर गोष्ठियां करेंगे। एक दिन में केवल 2 जगह जाएंगे और वह 15-20 गांव के किसान इकट्ठे होंगे और उनको वैज्ञानिक समझाएंगे। डिजिटल कृषि की दिशा में केंद्र सरकार नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को नागपुर में विकसित कृषि पर उच्च स्तरीय हितधारक परामर्श की अध्यक्षता करेंगे और इसी के साथ ही वे प्रमुख कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे और नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी NSSL का भी उद्घाटन करेंगे। नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी डिजिटल कृषि में एक विशेष पहल है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की ओर से विकसित किया गया है। ये पहल प्रेसिजन एग्रीकल्चर पर नेटवर्क कार्यक्रम का हिस्सा है। केंद्रीय कृषि मंत्री कपास की फसलों को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कीट पिंक बॉलवर्म के लिए AI बेस्ड स्मार्ट ट्रैप भी लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को कृषि में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। सॉइल स्पेक्ट्रल डेटा को केंद्रीय मंत्री औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कृषक कल्याण मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कृषक कल्याण मिशन KKM पर सैद्धांतिक मुहर लगाई गई। ये मिशन किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं को एकीकृत कर किसानों के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। एक अधिकारी ने बताया है कि मिशन का लक्ष्य राज्य भर में किसानों के लिए समन्वित विकास सुनिश्चित करना है और इसके उद्देश्यों में किसानों की आय में वृद्धि करना, जलवायु अनुकूल और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जैव विविधता और पारंपरिक कृषि ज्ञान का संरक्षण करना, पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य की गारंटी देना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना देश के कोने कोने में सकारात्मक बदलाव ला रही है और इसका प्रभाव अब गांव और किसानों की जिंदगी में भी साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। देखिए DD न्यूज के संवाददाता सुमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जैसे इलाकों में पानी की समस्या के कारण धान की खेती चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। अधिक पानी और लागत के चलते किसान लंबे समय से परेशान थे, लेकिन अब किसानों को सूरजमुखी की खेती ने एक नया रास्ता दिखाया है। कम पानी में तैयार होने वाली ये फसल मुनाफा देने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है। किसान प्रेमानंद गुप्ता का कहना है कि पिछले 5 सालों से 10 हेक्टेयर में सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि धान की तुलना में सूरजमुखी कम पानी में तैयार हो जाती है। शासन की ओर से मुफ्त बीज मिलता है, खाद सोसाइटी से मिलती है और इस फसल से उन्हें लगातार अच्छा मुनाफा हो रहा है। उनका कहना है कि सूरजमुखी ने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। इसमें हमको बहुत अधिक अच्छा मुनाफा मिल रहा है और 1 हेक्टेयर में कम से कम 30-40 हज़ार रुपया, मतलब 30-40 हज़ार रुपया शुद्ध इनकम बच जाता है। पहले धान लगाता था गर्मी में, तो उसमें पानी वानी और बिजली की बहुत समस्या होने के कारण हम उसको इसके बदले में सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। इसमें हमको मुनाफा बहुत अधिक हो रहा है। शासन से बीज और खाद सब हमको मिल जाता है।
अश्विनी कुमार गुप्ता का कहना है कि वो धान के बाद सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। धान में बिजली, पानी और लागत ज्यादा थी, जबकि सूरजमुखी की खेती में कम खर्च में ज्यादा लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे खेती को और भी बेहतर किया जा सकता है। इनकम सूरजमुखी में ज़्यादा है, इसमें टेंशन कम है। धान में ज़्यादा पानी लगता है, सूरजमुखी में क्या है कि उगने के बाद 2 पानी भी दोगे तो अपने आप पक जाता है। हालांकि उत्पादन कम होता है और 3-4 पानी देने से उसमें उत्पादन ज़्यादा आ जाता है। 1 एकड़ में कम से कम 30,000 रुपया, 25-30 हज़ार बन जाता है। जिला कृषि अधिकारी अनिल वर्मा के अनुसार रायगढ़ जिले में अब तक 1274 हेक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती हो रही है। इनमें से 81 हेक्टेयर में प्रदर्शन के रूप में खेती की जा रही है, ताकि अन्य किसान प्रेरणा ले सकें। किसानों को अच्छी किस्म के बीज, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा दी जा रही है। सूरजमुखी की खेती से किसानों को धान की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है। सूरजमुखी की खेती अभी बहुत अच्छे से की जा रही है। इसमें राज्य शासन का जो सहयोग NFSM योजना के माध्यम से किसानों को मिल रहा है, इसमें हम उन लोगों को बीज और दूसरे सामग्री भी फ्री में प्रदान करते हैं। इससे प्रोत्साहित होकर जिले रायगढ़ में अभी 1274 हेक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती की जा रही है। इसमें 81 हेक्टेयर तो जो हम लोग प्रदर्शन के द्वारा दिए हुए हैं, बाकी किसान स्वयं से भी लगा रहा है। और प्रदर्शन में ऐसा है कि बीज हम लोग क्या है अच्छे वैरायटी का देते हैं, जो कि उत्पादन ज़्यादा देता है। इसलिए लोग, किसान और उसमें आकर्षित होकर उस काम को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना आज देश के हर कोने में नए अवसरों का आधार बन रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में किसानों ने इस योजना को आत्मसात करते हुए पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर सूरजमुखी जैसी नई फसलें उगाई हैं। रायगढ़ से सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अपने चमकीले रंगों और आसान खेती के लिए लोकप्रिय मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल बगीचों में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले वार्षिक पौधों में से एक है। इस फूल का उपयोग हर त्यौहार, खुशी और गम सभी में किया जाता है। इस फूल की खेती भी करना बहुत आसान है। किसान इस फूल की खेती कर अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाजार में भी इस फूल की मांग सबसे अधिक है और इसीलिए किसान गेंदे के फूल की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। और इसकी 2 मुख्य किस्में यानी कि अफ्रीकी और फ्रेंच मैरीगोल्ड होती हैं। ये फूल आसानी से उगने वाले स्वभाव और प्रचुर मात्रा में फूल पैदा करने की क्षमता के कारण बागवानों के बीच पसंदीदा है। इस फूल का स्वास्थ्य लाभ भी गेंदे के फूलों में ल्यूटिन होता है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये कीटों को मुख्य रूप से दूर कर अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे फसलों को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। गेंदा जैव सक्रिय रसायनों का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, जो नेमाटोड को नियंत्रित करता है, जिससे ये रूट नॉट और अन्य नेमाटोड के खिलाफ एक प्रभावी जाल बना जाता है। गेंदे की जड़ों से निकलने वाले रसाव नेमाटोड के विकास और प्रजनन को रोकता है और इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। गेंदे की मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ, उपलब्ध फास्फोरस और उपलब्ध नाइट्रोजन में सुधार करता है। ये मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्रण में भी मदद करता है। गेंदे को अन्य फूलों के साथ मिलाने से मिट्टी में एंजाइम गतिविधि बढ़ सकती है, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। भूमि की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने में भी अहम भूमिका निभाता है ये फूल। किसान इस फूल की खेती साल में 3 बार कर सकते हैं। किसानों को खेती किसानी की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी संभागों में कृषि मेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मंदसौर जिले में राज्य स्तरीय मेले का आयोजन अप्रैल माह में किया जा चुका है, जिसके बाद अब अगले कृषि मेले का आयोजन 26 मई को नरसिंहपुर जिले में किया जाएगा। 16 मई के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में कृषि सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि 26, 27 और 28 मई के दौरान जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में कृषि आधारित उद्योग का सम्मेलन सह विशाल कृषि मेला आयोजित किया जाएगा।
इस बार आयोजित होने वाला ये मेला 3 दिवसीय रहेगा। कृषि मेले में कृषि आधारित उद्योगों के बारे में जानकारी के अलावा दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, शाक सब्जी उत्पादन, श्री अन्न उत्पादन, उद्यानिकी बागवानी, उन्नत किस्मों के बीज, खाद, उर्वरक की जानकारी के साथ ही उन्नत कृषि उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस दौरान उन्नत कृषि उपकरणों के साथ किसानों से आधुनिक कृषि उपकरणों की बुकिंग भी कराई जाएगी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को लहसुन का कारोबार उठापटक के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 16 मई को लहसुन का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 17 मई को भी बिना किसी बदलाव के 6,000 रुपए पर बना रहा। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 16 मई को इसका भाव रहा 4,615 रुपए, जो कि 17 मई को 85 रुपए की बढ़त के बाद 4,700 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन स्थिर भाव पर बिका। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 मई को लहसुन बिना किसी फेरबदल के 8,500 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 17 मई को इसका भाव 100 रुपए बढ़कर 8,400 रुपए से 8,500 रुपए पर पहुंच गया, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 16 मई को लहसुन का भाव रहा 6,270 रुपए, जो कि 17 मई को 445 रुपए की गिरावट के बाद 5,825 रुपए पर आ गया। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन ने लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। मंडियों में नींबू की आवक सामान्य देखने को मिल रही है, साथ ही इसके भाव में भी सुस्ती दर्ज की गई। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 16 मई को नींबू का भाव रहा 4,500 रुपए। 17 मई को इसके भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ और भाव 4,500 रुपए पर बना रहा। इसी तरह हरियाणा की शाहाबाद मंडी में भी नींबू के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 मई को नींबू 7,000 रुपए पर टिका रहा। हालांकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में नींबू के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहाँ 16 मई को इसका भाव रहा 8,000 रुपए, जो कि 17 मई को 2,000 रुपए की भारी गिरावट के बाद 6,000 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में 16 मई को नींबू की खरीद 6,900 रुपए पर हुई, जबकि 17 मई को यहाँ इसका भाव 70 रुपए टूटकर 6,830 रुपए पर आ गया। गर्मियों के मौसम में नींबू की कीमत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। गौरतलब है कि नींबू का भाव थोक बाजार में 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। थोक बाजार से आम लोगों तक नींबू पहुंचने तक इसका भाव 300 से 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो जाता है। बता दें कि भारत में नींबू की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में की जाती है, जिसमें गुजरात का अहम स्थान है। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन रही है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब की रोपाई करें, यहाँ नाशपाती की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही अनार की रोपाई कर लें। किसान टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। हिमाचल में शिमला मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मटर के खेत में गुदाई करें। गुदाई वहीं आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके साथ ही लहसुन के खेत में निराई और गुदाई कर सकते हैं। हिमाचल में प्याज के खेत में निराई और गुदाई कर लें। अभी मशरूम की बुवाई करने के लिए समय उपयुक्त है। उत्तराखंड में गेहूं में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं टमाटर की रोपाई करें। उत्तराखंड में बीन की बुवाई कर लें, साथ ही सेब की रोपाई करें। किसान जरूरत पड़ने पर ही चने के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गन्ने की बुवाई कर लें। इसके साथ ही बैंगन की रोपाई करें। इस समय नींबू के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं हरी मिर्च की तैयार फसलों की तुड़ाई करें। उत्तराखंड के किसान मसूर के खेत की उचित देखभाल करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार को बेनकाब करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद विदेश जाएंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ की ओर से आयोजित विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका पर आयोजित महासम्मेलन में भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष नड्डा का स्वागत किया।
केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के भरूच में वर्षा जल संचयन अभियान का उद्घाटन किया और 600 TBD सौर ग्लास परियोजना का शिलान्यास किया। हैदराबाद के चारमीनार इलाके में स्थित गुलजार हाउस की पहली मंजिल पर भीषण आग में 8 लोगों की मौत हो गई। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।